हाँ जी, ये बताइए कि व्हाट इज वाटर पोटेंशियल। ये बताइए जल्दी से, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, जल्दी बताएं। हाँ जी, कुछ और कोई और बता सकता है। बेसिकली इट इज द maximum energy present in water molecules। क्या ये बात समझ में आ रही है कि पानी के अंदर मैक्सिमम, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मैक्सिमम एनर्जी प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज अ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को डिनोट किससे हम करते हैं, तो हम इसको डिनोट करते हैं साई डब्ल्यू से। क्या ये बात सही है। मेजर्ड किस में किया जाता है, हाँ बताएं। पास्कल। तो दैट इज मेजर्ड इन पास्कल। एटीएम बार्स। तो दैट इज इन एटीएम या फिर बार में। ऑब्वियस बात है, हर वो यूनिट यूज करते हैं जिससे हम प्रेशर को मेजर कर रहे हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये बताइए कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, या आपसे मैं ये कह लूं जीरो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, हाई प्योर वाटर का होगा। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल किसका होगा, प्योर वाटर। तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होगा, आपने कहा दैट इज अ प्योर वाटर का, और जो कि किसके बराबर है, जीरो के। इस बात से क्या समझ में आ रहा है आपको, इससे क्या बात समझ में आ रही है। हाँ जी, प्योर वाटर प्रेजेंट होगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, मतलब वो मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, दैट इज जीरो। क्लियर है। अच्छा, तो ये बताइए कि वाटर पोटेंशियल किसके बराबर होता है, दैट इज अ साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी प्लस, दैट इज अ साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम। तो ये बताइए कि व्हाट इज साई एस, सॉलिड पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो दैट इज अ सॉल्यूट पोटेंशियल, या फिर आपने बताया दैट इज एन ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और साई पी की बात करें तो साई पी क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल। तो दैट इज अ प्रेशर पोटेंशियल, तो दैट इज अ प्रेशर पोटेंशियल। और व्हाट अबाउट द साई एम, हाँ जी, तो दिस इज द मैट्रिक पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू नियरली नेग्लिजिबल होती है। तो इसकी वैल्यू अगर देखेंगे तो नेग्लिजिबल होती है, तो आप इसको इग्नोर भी कर देते हैं कभी कभी या ज्यादातर, दैट इज अ साई एम को। लेकिन जब साई एम की वैल्यू दी है तब आपको पर्टिकुलरली मेंशन करनी ही करनी है। यहां तक क्लियर है बात या नहीं है। तो नेक्स्ट ये बताइए कि साई एस किसके क्या था, दैट इज अ सॉल्यूट पोटेंशियल। तो ये बताइए कि व्हाट इज सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल किसको कहेंगे, जब किसी वाटर सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूट डालेंगे तो उसकी वजह से जो प्रेशर या फिर एनर्जी आएगी वो। नहीं, कुछ मजा नहीं आया, दोबारा बताइए। सर जो हम वाटर में अगर सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ गिरावट आएगी, कुछ रिड्यूस होगा, एंड दैट रिड्यूस एनर्जी और रिड्यूस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट और वाटर पोटेंशियल इज नोन एज अ सॉल्यूट पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी प्योर वाटर के अंदर सॉल्यूट मिलाते हैं
तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगातार जो एनर्जी है वो कम होती चली जाएगी ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो रिड्यूस एनर्जी है, रिड्यूस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज नोन एज अ सॉल्यूट पोटेंशियल। तो रिड्यूस इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ, किसका एडिशन? एडिशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट। क्या ये बात समझ में आ रही है? सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो यानी सॉल्यूट पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, दैट इज अ प्रेशर पोटेंशियल, दैट इज अ साई पी। साई पी क्या होता है? दैट इज अ प्रेशर पोटेंशियल। हाँ जी, बताइए प्रेशर पोटेंशियल के बारे में क्या कहना है? कुछ आइडिया है वो प्रेशर प्रेशर पोटेंशियल का? जो प्रोटोप्लास्ट के स्वेलिंग से जो प्रेशर डेवलप होता एक्सर्ट है। हो रहा है जी। तो मैंने कहा कि व्हेन वाटर प्रेजेंट इन प्रोटोप्लास्ट कॉजिंग प्रेशर, तो जब प्रोटोप्लास्ट जो है वो, उसके अंदर जो पानी है, जब वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो दैट इज नोन एज अ प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू अगर देखा जाए तो हो सकता है नेगेटिव हो सकता है जीरो हो सकता है पॉजिटिव हो। इन सारी बातों का क्या मतलब है? हाँ जी, प्रेशर पोटेंशियल अगर नेगेटिव है तो हालात क्या होंगे? प्रेशर पोटेंशियल जीरो है तो क्या हालात होंगे? प्रेशर पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो क्या हालात होंगे? जी जल्दी बताइए। पॉजिटिव होगा तो सेल फुल्ली टर्जिड होगी, तो इसका नेगेटिव होगा मतलब ये तो टर्जेट फ्लैसिड। सेल हो जाएगा। जीरो होगा तो फ्लैसिड सेल होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड सेल होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा साई एस हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? हाँ जी, यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए फिर, नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज एन ऑस्मोसिस पर। तो बताइए, ऑस्मोसिस जो टर्म दिया था वो दिया था नॉलेट ने। हाँ जी, नॉलेट ने दिया है टर्म। तो ये बताइए कि ऑस्मोसिस होता क्या था? तो ये बेसिकली डिफ्यूजन ऑफ डिफ्यूजन वाटर है सिर्फ। और डिफ्यूजन किस चीज का है ये? तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर है थ्रू किस तरीके की मेम्ब्रेन से? सेमी परमेएबल। थ्रू selectively permeable। सिलेक्टिवली, और सिलेक्टिवली ना बोलिए, क्योंकि सिलेक्टिवली बोलेंगे तो कुछ सॉल्यूट भी आ जाएगा, और यहां पर सिर्फ मूवमेंट कराना है वाटर का। तो इसका मतलब थ्रू सेमी परमिएबल, या फिर आप कह सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी तो वाटर को अलाउ कर रही है। समझ रहे हैं? तो यहां पर मैंने कहा कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या मतलब समझ में आया? आपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूवमेंट होगा। क्लियर है बात? तो यहां पर अगर देखा जाए, एक बात बताइए, यहां पर ए साइड है और ये है बी साइड,
और ये बीच में अगर देखा जाए तो ये मैंने कहा कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। दैट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, और दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर है, यहां पर भी 1 लीटर है और यहां पर भी 1 लीटर है। अब मैंने कहा कि यहां पर अगर इस साइड में आप देख रहे हैं तो दिस इज द प्योर वाटर, यहां पर आप देख रहे हैं तो सॉल्यूशन है। अब बताइए पानी किधर से किधर जाएगा? A to B। प्योर वाटर ए से टू बी सॉल्यूशन। जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि कब तक जाएगा, कब तक? जब तक वाटर की कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जब जाएगी। तक कि पानी की कंसंट्रेशन दोनों साइड में बराबर ना हो जाए। तो आप ये कहते हैं कि ऑस्मोसिस के अंदर पानी तब तक जाएगा, तब तक जाएगा जब तक वाटर पोटेंशियल दोनों चैम्बर में सेम ना हो जाए। तो मैंने कहा कि वाटर मूव्स टिल द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर या फिर साई W इज इक्वल। तो पानी तब तक मूव करेगा जब तक साई W बराबर ना हो जाए दोनों तरफ। क्या ये बात सही है या नहीं? यस सर। नेक्स्ट आइए, दैट इज एन ऑस्मोटिक प्रेशर पर। तो बताइए व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर को बताया था दैट इज एन पेफर ने। हाँ जी बताइए। एक बात बताइए कि यहां से अभी आपने बताया कि बेसिकली पानी यहां से किधर से किधर जा रहा था? प्योर वाटर ए से बी। ए से बी। मैंने क्या किया कि इसके ऊपर एज्यूम करिए मैंने एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया? दैट इज पिस्टन। और इस पिस्टन ये मैंने लगा दिया है, दैट इज अ पिस्टन। पिस्टन पर जब मैंने प्रेशर एक्सर्ट किया, ऐसे करके प्रेशर एक्सर्ट किया, तो जब पिस्टन पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो क्या पानी के मूवमेंट पे कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा? आएगा। 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 और ज्यादा अगर मैंने प्रेशर एक्सर्ट कर दिया तो क्या होगा? हाँ जी, मैंने कहा कि जब मैंने इस पर प्रेशर अप्लाई किया तो आपने कहा कि जो मूवमेंट हो रहा है पानी का वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कुछ कम हो जाएगा। लेकिन मैंने अगर उससे भी ज्यादा प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट कर दिया, जब ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि क्या पानी मूव करेगा या नहीं करेगा? बताइए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही है? जल्दी बताएं। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर हम कितना प्रेशर लगाएं जिससे कि पानी की एंट्री को हम स्टॉप कर दें। दैट प्रेशर इज नोन जो एज ऑस्मोटिक वाटर का प्रेशर। जी बोले बोले बोले। जितने प्रेशर से वाटर A to B में आ रहा था उतना प्रेशर लगाएंगे उतना जिससे वो प्रेशर रुक जाए। लगाएंगे जिससे कि पानी का जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाए, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैंने कहा कि प्रेशर caused on osmotically active solution to stop the water movement। किसको स्टॉप करना है? वाटर के मूवमेंट को स्टॉप करना है, और उस प्रेशर को जो आप एक्सर्ट कर रहे हैं दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या ये बात समझ में आ रही है? पानी इस वाले सॉल्यूशन में जा रहा था, आपको पता है, तो ये कहलाता है ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन। क्या कहलाता है ये? ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आइए, दैट इज एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका क्या मतलब है असेंडिंग ऑर्डर का? असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है भाई? इंक्रीजिंग ऑर्डर।
इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब जो सबसे पहले आएगा उसमें सबसे कम होगा और सबसे लास्ट में जो आएगा उसमें सबसे ज्यादा होगा, हाँ या ना? यस सर। तो आ जाइए, हाइड्रोफाइट्स के अंदर अगर देखेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पानी पहले से भरा हुआ है। इससे ज्यादा मीसोफाइट्स, इससे ज्यादा जीरोफाइट्स, 0 हेलो और इससे ज्यादा अगर देखा जाए तो दैट इज एन हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स किसको कहते हैं? जो सलाइन मीडियम जो में स्लाइन रहते हैं। वाटर में होते हैं। स्लाइन वाटर का मतलब हुआ कि जिन प्लांट्स के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है। सॉल्ट कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि सॉल्यूट ज्यादा है। जब सॉल्यूट ज्यादा है तो पानी बहुत कम है, और जब पानी बहुत कम है तो उसको भरने के लिए पानी तेजी से आएगा। जब तेजी से आएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर किसमें है? सबसे ज्यादा प्रेशर हेलोफाइट्स। हेलो तो हेलोफाइट्स में सबसे ज्यादा होगा, और यहां पर हाइड्रोफाइट में सबसे कम प्रेशर होगा। ठीक है, ये बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, 0 और दैट इज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0 प्योर वाटर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जो होगा, इसी को हम कहते हैं बेसिकली दैट इज अ साई डब्ल्यू ऑफ प्योर वाटर। और साई डब्ल्यू ऑफ प्योर वाटर क्या होगा? दैट इज 0। इसका मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मैक्सिमम होगा प्योर वाटर का, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो मैक्सिमम होगा किसका? प्योर वाटर का। और इसी को आपने क्या नाम दे दिया? दैट इज अ साई डब्ल्यू ऑफ प्योर वाटर। और ये किसके बराबर होगा? दैट इज 0 के बराबर। यहां तक बातें कुछ समझ में आ रही हैं? बताएं। नेक्स्ट आइए, दैट इज अ प्लाज्मोलिसिस पर। तो बताइए व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? Movement of water from the cell to the wall. That is a shrinkage of From cell to outside. protoplasm. हाँ जी, shrinkage of protoplasm due to loss of water. Due to loss of water. तो क्या मतलब हुआ प्लाज्मोलिसिस का? क्या मतलब है? दैट इज अ श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। कुछ बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बताइए। अच्छा एक बात बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लाज्म? ये है प्रोटोप्लास्ट और ये है प्रोटोप्लाज्म। हाँ जी बताइए। विदाउट सेल मेम्ब्रेन को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर सेल अच्छा, मेम्ब्रेन है तो विदाउट सेल मेम्ब्रेन को प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, प्लस सेल मेम्ब्रेन, यानी प्रोटोप्लाज्म और उसके साथ सेल मेम्ब्रेन दोनों मिला दें तो ये बन जाएगा प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो इसका मतलब है कि दैट इज अ साइटोप्लाज्म, यस सर। दैट इज अ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? तो मैंने कहा कि जब ये मटेरियल श्रिंक हो जाएगा, इसका मतलब पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे श्रिंक हो गया। पक्की बात है। और ये श्रिंक क्यों हुआ था? क्योंकि पानी इससे बाहर आया था, याद है? और जब पानी इससे बाहर क्यों आया था? तो बाहर अगर देखेंगे तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, अंदर सॉल्यूशन डाइल्यूट था। हाइपो। तो अब मुझे ये बताइए कि पानी बाहर आ गया, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो अब मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या इस जगह पर जहां मैंने डॉटेड बनाया है, क्या इस जगह पर कोई सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? होगा। हाँ जी होगा। होगा। होगा सर, होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो पानी कभी भी बाहर नहीं आता। समझ रहे हैं? यहाँ पर सॉल्यूशन है तभी तो पानी बाहर आया है।
अगर सॉल्यूशन ही नहीं होता तो पानी ही नहीं आता बाहर। चलिए, तो ये बताइए कि प्लाज्मोलिसिस कितने टाइप की है? हाँ जी, एक इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, बताइए कौन कौन सी होती है प्लाज्मोलिसिस? एक होती है एविडेंट प्लाज्मोलिसिस, कभी नाम सुना है इनका? नहीं सर। अच्छा, इनके नाम ही नहीं सुने हैं, अच्छा जी। तो एक था इंसिपिएंट, एक है एविडेंट, और एक है लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस कितने टाइप के हुए? 3। 3 टाइप के हो गए। तो एक था बेसिकली लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस और एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। आपने नाम तो इनका सुना ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस किसको कह रहे हैं। अच्छा, प्लाज्मोलिसिस किसको कह रहे थे ये बताइए थोड़ा सा। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और श्रिंकेज किस वजह से हो रहा था? डिफरेंस इन ऑस्मोटिक। ठीक है, मैंने कहा कि अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर दिस इज द प्रोटोप्लास्ट, हाँ या ना? ये पूरा प्रोटोप्लास्ट है। इस प्रोटोप्लास्ट से पानी ने बाहर आना स्टार्ट किया। किसने बाहर आना स्टार्ट कर दिया? पानी। दैट इज वाटर ने। जैसे पानी ने बाहर आना स्टार्ट किया तो क्या प्रोटोप्लास्ट श्रिंक कर जाएगा फौरन या भी नहीं करेगा? स्टार्ट किया है अभी से, नहीं, कुछ देर बाद श्रिंक कर। कुछ देर बाद श्रिंक होगा। क्लियर है ये बात या नहीं है? यानी फौरन श्रिंक नहीं करेगा, कुछ देर के बाद में श्रिंक करेगा। मैंने कहा कि पानी अभी बाहर आता रहा आता रहा आता रहा, और अब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू आई, थ्रेशोल्ड वैल्यू कि जिससे जैसे ही थोड़ा सा पानी और बाहर आया तो फौरन जो है ये साइड, ये कॉर्नर से फौरन श्रिंक करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ रहे हैं? तो मैंने कहा कि लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस का मतलब है कि व्हेन द वाटर comes out from protoplast, comes out from the protoplast, a threshold value, a threshold value is reached, above which the protoplast starts shrinking. The protoplast start shrinking. क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ जी, क्या मतलब है? जब थ्रेशोल्ड वैल्यू से थोड़ा ज्यादा पानी निकल जैसे जाएगा ही तब थ्रेशोल्ड वैल्यू पर पहुंचेगा और उससे जैसे ही पानी स्टार्ट होगा, समझ रहे हैं, तो फौरन प्रोटोप्लास्ट श्रिंक करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बाउंड्री पे खड़े हैं कि अगर जरा सा भी, थोड़ा सा भी अगर पानी बाहर आया तो फौरन प्रोटोप्लास्ट श्रिंक करेगा। तो ये जो स्टेज आई है लिमिट वाली स्टेज, दैट स्टेज इज नोन एज लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। बात समझ रहे हैं? तो ये बेसिकली लिमिटिंग स्टेज है। कौन सी स्टेज है ये? दैट इज अ लिमिटिंग स्टेज है कि जिसके अबव जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे फौरन जो है प्लाज्मोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा, फौरन के फौरन श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। ओके, दूसरा वाला कौन सा है?
that is an incipient plasmolysis. incipient plasmolysis. एक बात बताइए कि लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस के बावजूद उसके बाद में भी पानी बाहर आया, यानी लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस के बाद में भी पानी बाहर आया, तो अगर पानी बाहर आएगा इसके बाद तो क्या ये श्रिंक होना स्टार्ट कर देगा या नहीं कर देगा? जी सर। करेगा। तो सबसे पहले कॉर्नर से श्रिंक करेगा या बीच में से श्रिंक करेगा? कॉर्नर से। तो आप कह रहे हैं कि दैट इज एन स्टार्टिंग ऑफ प्लाज्मोलिसिस। तो यानी प्लाज्मोलिसिस की स्टार्टिंग को आप कह देते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, यानी स्टार्टिंग ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज नोन एज इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। और अब पानी निकलता रहा, बाहर आता गया, तो लास्टली पूरी तरीके से सेल से पानी बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बताइए। तो दैट इज नोन एज एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। तो मैंने कहा कि व्हेन the total water comes out and a final stage is reached, यानी फाइनल स्टेज पहुंच गए आप। तो फाइनल स्टेज पे पहुंचने के बाद आपने क्या नाम दे दिया उसका? दैट इज एन एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। तो सबसे पहले कौन सा प्लाज्मोलिसिस था सबसे पहले? तो दैट इज अ लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस। लिमिटिंग के बाद कौन सा हुआ? तो दैट इज एन इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। और इंसिपिएंट के बाद बात करें तो दैट इज एन एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। यहां तक क्लियर है बात या नहीं है? लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस, हाँ जी, लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है।